दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। बायोलॉजी एक्स्ट्रा एक ऐसा चैनल है जहां पर आप बायोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है एक सीरीज जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हम क्लास 11th और 12th बायोलॉजी को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे। आज हमने लिया है क्लास 12th बायोलॉजी का इकाई 6 अर्थात जनन या रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में कहना चाहिए यह क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है और चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यह वीडियो ना केवल एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेगा, बल्कि ऐसे छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो हम समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा अपना वीडियो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन। देखिए, जब हम क्लास 12th बायोलॉजी की तरफ जाते हैं तो यूनिट फर्स्ट या जिसे नाम दिया गया है यूनिट 6 इकाई 6 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में कुल मिलाकर 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा है अध्याय 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा है अध्याय 8 मानव जनन और अध्याय 4 जनन और स्वास्थ्य। तो प्रत्येक टॉपिक पर हमारी चर्चा होगी, प्रत्येक चैप्टर पर हमारी चर्चा होगी और किस प्रकार से एनसीईआरटी के हमको नोट्स निकालने हैं, बनाने हैं, उन पर हमारी चर्चा होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 जीवों में। तो ये हमारा अध्याय 1 आ गया है जीवों में जनन। ये वीडियो जो है हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो कोई भी चैप्टर मिस ना करें। अगर मिस ना करें से मतलब ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो बनेंगे वो आप तक पर्याप्त रूप में पहुंच जाएंगे, समय पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए जरा देखें क्या कहता है इस पर। देखें जीवों में जनन, अगर हम जीवों में जनन की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये 2 चीज़ों पर बात किया, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन उसके पहले हम एनसीईआरटी को चलते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहा है। तो मैंने कुछ अंडरलाइन करके रखा हुआ है, उस पर देखिए। ये कह रहा है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। अर्थात यहाँ पर लाइफ स्पॉन की बात कर रहा है। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है वो समय क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है, लाइफ स्पॉन कहलाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह दिए हैं जिसमें उन्होंने कुछ जीवों की जीवन अवधि बताया है और कुछ जीवों की जीवन अवधि को आपको सर्च करने के लिए कहा है। तो हमें क्या नोट करना है? जीवन अवधि क्या है कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल या समय जो है उसकी जीवन अवधि कहलाता है। अब जीवन अवधि के बारे में उन्होंने क्या कहा है, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या 1 से अधिक कुछ हजार वर्ष तक होती है। अर्थात जीवन अवधि कितनी हो सकती है भाई? ये हो सकती है कि 1 दिन या कुछ हजार वर्ष तक हो सकती है। अब उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। साथ ही क्या कह रहा है कि किसी जीव की जीवन अवधि आवश्यक रूप से आकार से संबंधित नहीं है। जो लाइफ स्पॉन होती है किसी जीव के आकार से संबंधित नहीं है। अर्थात ऐसा जरूरी नहीं कि जो जीव बड़ा दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा समय तक जिएगा, जो जीव छोटा दिखाई दे रहा है वह कम समय तक जिएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि कौवा और तोते के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की जीवन की तुलना में कम होते हैं। भाई पीपल का जो वृक्ष है वो काफ़ी वर्षों तक जीवित रहता है, वहीं पर जो आम का वृक्ष है वो कम समय तक जीवित रहता है, जो इस बात को साबित करता है कि जीवों की जीवन अवधि उनके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। वहीं पर एक और बात यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन अवधि चाहे कितनी ही हो लेकिन एक कोष के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, अर्थात मृत्यु निश्चित है।
मृत्यु निश्चित है, सभी जीवों की मृत्यु होना निश्चित है। अब यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न हुआ कि एक कोष की जीव मरते क्यों नहीं है ना? प्राकृतिक उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो पाती है? अनफेवरेबल कंडीशन में तो मर सकते हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में नहीं मरेंगे। क्यों भाई, क्या कारण है भाई? मरने से पहले अपना जो जर्म प्लाज्म है वो अगले जीव को ट्रांसफर कर देते हैं, अगले जीव तक पहुंचा देते हैं। इस कारण से उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर इसी चीज को, इस बात को यहाँ पर उन्होंने उल्लेखित किया है। चलिए आगे चलते हैं और ये यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हाथी, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया। यहाँ पर हमें इसके जीवन अवधि कितनी है वो भरना है, गुलाब की कितनी है ये देखना है। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव और दिए हुए हैं, जैसे कुत्ता के यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है, तितली 1 से 2 सप्ताह, कौवा 15 वर्ष, वहीं पर केले गाय छोड़ दिया है। वहीं पर अगर हम देखें तो जो तोता है, तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष दी हुई है, मगरमच्छ की 60 वर्ष, घोड़ा और फल, ये आप लोगों को ध्यान से इनको समझना है और इनको लिखना भी है। कछुआ 100 से 150 वर्ष। आगे के चार्ट में हम देखेंगे इन चीजों को। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं अभी जो है वो एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसके हिसाब से चल रहे हैं, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी का जो नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं उन्हीं नोट्स को एक बार पुनः हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या रहे, जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया, इसकी जनन क्या है। तो मेरे ख्याल से लाइफ स्पान आपको समझ में आ गया होगा। लाइफ स्पान में 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वो उसकी जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि 1 वर्ष 1 दिन से लेकर कई हजार वर्षों तक हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप दूसरी बात देखें कि जीवन अवधि उनके साइज पर डिपेंड नहीं करती है। एक बात यहाँ पर हमको एक और समझ में आई कि जीवन अवधि की जब हम बात करते हैं तो एक बात समझ में आई कि एक कोष की जीवों को छोड़कर कोई भी जीव कैसा है, अमर नहीं है, उनकी सबकी सब मृत्यु होना निश्चित है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं जनन क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें जनन की बात करें तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि जीवों में जनन, देखिए जिस एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा उसके बाद वह नई संतति को जन्म देते हैं। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलते रहता है। तो सबसे पहली बात क्या कह रहा है, जनन क्या है, कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। वो चाहे जंतु हो, पौधा हो या अन्य कोई भी जीव हो, वो जब अपने ही समान जीव को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन या जनन कहते हैं। अब जनन होता है तो उसमें ये क्या बताया गया कि उसमें वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, इसके बाद वह नई संतति को जन्म लेता है और इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलते रहता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिएगा कि जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखती है। क्या महत्व है रिप्रोडक्शन का? तो रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है? रिप्रोडक्शन का महत्व है कि जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखती है। अब यहाँ एक बात इसको समझना पड़ेगा कि कोई जीव 2000 साल पहले था, मानव बहुत वर्षों से जीव है, क्या आज मानव समाप्त हो गए? नहीं हुए ना। फिर मानव की प्रजाति आज भी जीवित है, क्यों? ऐसा कोई तो वजह होगी कि पहले भी मानव था, आज भी है, पहले भी जीव थे, आज भी जीव है। तो यही प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी संतति को जन्म देता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन में एक बात क्या फायदा, महत्व बता दिया गया है कि जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही आनुवांशिक विविधता वंशागत होती है। यहां पर लिखा है कि आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। तो 2 बातें, ठीक है भाई, वेरिएशन डिफरेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट, और वो किसके माध्यम से जाता है? वो जाता है रिप्रोडक्शन के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव किस प्रकार के जनन करता है, उसके वास, उसके आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा कई अन्य कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक जीव रिप्रोडक्शन करने के लिए एक अपनी अलग मेथड अपनाता है। प्लांट में अलग मेथड होता है, एनिमल में अलग मेथड होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें अलग मेथड होता है। तो यही चीज इस लाइन में बताने की कोशिश की गई है कि प्रत्येक जीव अपने आप को बहुगुणित करने या संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है, और यह विधि जो है उसके वास स्थान, उसके शरीर के आंतरिक क्रिया विधि विज्ञान तथा अन्य सामूहिक रूप से जो महत्वपूर्ण एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पर जनन के प्रकार के बारे में बताया गया है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो उसी बात को इन्होंने आगे किया है, एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक निर्माण की भागीदारी के साथ या उसकी अनुपस्थिति में हो तो अलैंगिक जनन कहलाता है। भाई अलैंगिक जनन का सीधा सा मतलब है कि जनन की प्रक्रिया में केवल एक जीव भाग लेता है, जिसमें एक की सहभागिता होती है, तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। जबकि अगर मान के चलिए दो विपरीत लिंग के जीव जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। एक महत्वपूर्ण अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक जीव भाग लेता है और उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उनका फ्यूजन होना अनिवार्य है, निषेचन की प्रक्रिया का होना अनिवार्य है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर बात समझ में आ गई। अब चलिए अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अब यहां पर केवल पर्टिकुलर अलैंगिक जनन को उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा है कि एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि एक जनक के एकदम समान होती है। अलैंगिक जनन समझ में आ गया कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है। लेकिन जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक से आकारिक की दृष्टि के साथ साथ अनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं। ठीक है, अनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं, और ऐसे जीव जो है वो क्लोन कहलाते हैं या उनको रेमेट कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आकारिक की तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। इस बात को जरूर आप नोट करें। आइए देखते हैं आगे। जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करें। तो अब यहाँ पर हम आगे जो है कि अलैंगिक जनन किन किन जीवों में किस रूप में पाया जाता है वो नोट करने वाली बात है। देखिए, अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन किन में पाया जाता है? तो बोल रहा है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या जो अपेक्षाकृत साधारण जीव होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आगे देखिए, प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव जैसे कि प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीव को जन्म लेता है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में समसूत्री कोशिका विभाजन भी जनन का एक प्रकार है। आगे देखिए, साथ में क्या बोल रहा है कि बहुत से एकल जीव द्विखंडन करते। अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है? द्विखंडन। द्विखंडन मतलब शरीर जो है दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नए जीव को बनाता है, जिसको हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, जिसे जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता
यहाँ पर देखिए तीव्रतापूर्वक वृद्धि करता है, तीव्रतापूर्वक वृद्धि करता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। अगर आप इसी डायग्राम को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। यहाँ पर ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक जीव है, एक जीव है, इसका शरीर कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द्विखंडन की बात की गई है, ठीक है, अमीबा में द्विखंडन की बात की गई है। चलिए आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, अतः इन जीवों में समसूत्री को, ये वाला तो हो गया था हमारा, बहुसेकल कोशिकीय जीव द्विखंडन से वृद्धि कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और द्विखंडन का भी हमने यहाँ पर डायग्राम भी देख लिया है। यहाँ पर देखिए ये एक जीव है, इसका शरीर कैसा हुआ? 2 भागों में बट गया और प्रत्येक भाग विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण किया, ये द्विखंडन कहलाता है। आगे चलिए देखते हैं। हाँ, द्विखंडन के बारे में हमारी बात हो गई। अब बात है कि इसमें यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नई जीव में परिवर्तित हो जाता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए परिपक्व हो जाती है। अब यहाँ पर बात समझ में आनी चाहिए। ये डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये अगर हम डायग्राम की तरफ ध्यान दें अच्छे से तो ये ईस्ट है। ईस्ट में ये एक कोशिकीय संरचना है। इसमें पहले शरीर पर क्या बना? एक उभारनुमा संरचना बनी और यही उभारनुमा संरचना क्या कहलाई? कलिका कहलाई। और यही विकसित होकर एक नए जीव को जन्म दिया। तो मतलब यहाँ पर विभाजन जनन किस प्रकार से होता है? मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन के द्वारा किसमें जनन हो रहा है भाई? ईस्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर हमको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलैंगिक जनन का जो प्रकार है वो किस जीव में हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं। जो प्रारंभ में जनक, ये मुकुलन के बारे में ही बताया, कलिकाएं के बारे में बताया। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिचित्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा भी होता है। ठीक है, इस घटना को पुटी भवन या पुटी भवन कहा जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन कहा जाता है। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुटीकृत अमीबा बहुविखंडन के द्वारा विभाजित हो जाता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा तथा बीजाणु उत्पन्न करता है। अमीबाब यानी स्यूडोपोडियोस्पोर्स उत्पन्न करता है। पुटी की भित्ति के फट जाने से बीजाणु परिच्छेद के माध्यम से विमोचित हो जाते हैं, जिससे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन का स्पोरुलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखें, ये तो अमीबा का डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देख स्पोर्ट्स के बारे में बताया, ये बडिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कोनिडिया के बारे में बता रहा है, जबकि जेम्यूल फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। हम उसी डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ डायग्राम और नहीं दिया हुआ है। तो आपने क्या देखा कि सिस्ट फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवों में कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। किस में होता है? ध्यान रखना है आपको। दूसरा मुकुलन के द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है, सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी विधि किन जीवों में पाई जाती है, उस जीव का नाम आपको ध्यान रखना है। मैं अपने दूसरे वीडियो में इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल हम एनसीईआरटी में क्या लिखा है उस पर चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं। इस डायग्राम को अगर इस आगे देखते हैं, फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं होती हैं, जैसे अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं, तथा अन्य सामान्य अलैंगिक संरचनाएं कोनिडिया,
कलिका तथा जेम्यूल होती है। अब देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि फंजाई और शैवाल, इनमें बोल रहा है कि जो स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, कलिका हाइड्रा में भी होती है, और जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंज में, डायग्राम में भी हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाली लाइन उतनी ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, और ये वाली लाइन देखते हैं कि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है, ठीक है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी, प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें को समझने की जरूरत है, जैसे रनर जिसको बोलते हैं, प्रकंद, राइजोम, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, ये क्या है और ये इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, इनको देखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। जब किसी पादप के कोई भाग प्रजनन इकाई को छोड़कर, फूल को छोड़कर, शरीर का जब कोई भाग विकसित होकर एक नए जीव को जन्म देता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जब पादपों में शरीर का कोई भाग, चाहे हो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या अन्य कोई भाग हो, विकसित होकर एक नए जीव को जन्म देता है, तब हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, ये कायिक प्रवर्धन के बारे में कहा जा रहा है, जो हम कायिक प्रवर्धन की बात कर रहे हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोप्यूग्यूल कहलाती, चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यह अलैंगिक जनन ही होगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पन्न में सक्षम होती है, जैसे हाइड्रा। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनर्उद्भवन कहते हैं, रीजेनरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों अलैंगिक रिप्रोडक्शन किन किन मेथड्स के द्वारा होता है उस पर हमने बात किया। कौन कौन सी, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा किन में पाया जाता है, नोट जरूर करिएगा। दूसरा द्विखंडन विधि के द्वारा किन में पाया जाता है। द्विखंडन में अलग अलग प्रकार है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार कौन से हैं। बहुविखंडन विधि किन में पाई जाती है, मुकुलन किन में पाया जाता है, कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, जूस्पोर्स के द्वारा किस में होता है, ये सारे विथ एग्जाम्पल आपको नोट करने। चलिए आगे देखते हैं। जलाशयों की महाविपत्ति, जिसको हम वाटर हायासिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। भाई हम बात कर रहे हैं जलकुंभी की। जली पादप वाटर हायासिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। अब देखिए यहाँ पर जलकुंभी के बारे में कहा जा रहा है कि वो खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। क्यों पर्यावरण का आतंकवादी उसे कहा जाता है। इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प एवं पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता, बहुत तेजी के साथ कायिक प्रवर्धन करता है। आप किसी भी तालाब में चले जाइए, अगर एक जगह पे है तो पूरे तालाब को में फैल जाता है और अल्प समय ही संपूर्ण तालाब जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है। इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। आगे चले। हाँ, तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई भाई, यहाँ पर जो वाटर खनिज बंगाल का जो आतंक है या जिसको हम जलकुंभी कह रहे हैं, उसके किस मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा कर रहा है। अब और भी देखिए, आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है, बताइए भाई। ये सब भी तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल है। आलू के कंद पर स्थित कली का, जिसे आग भी कहते हैं, से, ठीक है, केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर ध्यान रखना है, आलू क्या है भाई, कंद है, ठीक है, आलू क्या है, कंद है। केले तथा अदरक
किसके एग्जाम्पल है? प्रकंद के एग्जाम्पल है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो एग्जाम्पल हमने दिए थे, आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादप, इनमें क्या पाई जाती है भाई? पर्व संधियां पाई जाती है। अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में पर्व संधियां नोड से उत्पन्न होती है। यह पर्व संधियां नमीयुक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तथा इनके मूल तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पत्थर चट्टा में पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक एडवेंटियस कलिकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस बात को बता रहा है कि किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। आगे देखते हैं, एक और लाइन को समझते हैं। अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है, जैसा कि शैवाल तथा फंजाई में ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन के पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने केवल बात किया दो चीजों पर। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, में जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पॉन क्या होती है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, और रिप्रोडक्शन के प्रकार के साथ जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मैंने हाइलाइटर के माध्यम से आपको उसको एक्सप्लेन किया। अब इसी के दूसरे भाग में हम जंतुओं में, जीवों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना मेरे ख्याल से काफ़ी पर्याप्त होगा। इसी का एक भाग और मैं लेके आऊँगा जिसमें हम हमारे बनाए हुए नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अभी केवल ये नोट मेकिंग के लिए पर्याप्त है। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।